लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 2 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब घर आया तब भी चक्कियां चल रही थीं। ढोर नहीं छूटे थे। पनिहारने पानी को नहीं निकली थी। गांव के बाहर एक आध सियार तब भी चक्कर काट रहे थे। घरों के दरवाजे नहीं खुले थे। मनोहर रात भर का जगा था। किसी को आवाज नहीं दी। चौपाल की खाली चारपाई डालकर लेट गया। देखते देखते आंख लग गई। आज पाठशाला जाने की उतावली न थी। घर की तरफ से न निश्चय था न अनिश्चय। बंबई जाएगा या घर रहेगा, फैसला ना कर सका था। घर के लोगों ने उठकर उसको लेटा हुआ देखा तो जगाया नहीं। उसकी अम्मा को कुछ झिझक हुई, मगर वो भी जगने तक मुंह दबाए रही। दिन का काम पीसना, भैंस लगाना, कंडे पाथना, पानी भरना, रोटी करना आदि होता रहा। कभी कभी मनोहर के सोते रहने पर फब्तियां चलती रहीं। जब जगा तब दोपहर थी। नींद के आ जाने से बदन हल्का हो गया। जंगल गया और दातौन के लिए नीम का एक गोजाह लेकर लौटा। फिर डोल, लोटा, डोर और धोती लेकर पक्के कुएं को चला। नहा धोकर घर लौटा। मकान के भीतर देवता को प्रणाम करने गया। कुछ देर बैठा माला जपता रहा। फिर चंदन लगाए हुए लौटा और चौके को गया। उसकी माता ने थाली परोस दी और बैठी मक्खियां उड़ाती रही। जब आधा भोजन कर चुका, एक गिलास पानी पी लिया, तब उसकी माता ने पूछा, क्यों भैया, आज आते ही सो गए? पाठशाला नहीं गए? मनोहर ने जवाब दिया, कुछ ऐसा ही पेंच पड़ गया है, तुमसे कहूंगा। बड़ी बात नहीं, एक बतंगड़ है। मां मुंह देखती रही। आग्रह आंख से फूट कर निकल रहा था। मनोहर ने भोजन समाप्त किया, हाथ मुंह धोए, कुल्ले किए। मां ताक पर थी, इसलिए घर की खिड़की से गोणे की तरफ गया, इशारे से मां को बुलाकर। उधर चारों तरफ से चार दीवारी, बीच में 3-4 नीम के पेड़ हैं, छाया किए हुए। 2-1 चारपाइयां पड़ी हैं। औरतों के विश्राम की जगह है। बाहर से कोई देख नहीं सकता। जैसे छोटा नीम का एक बागीचा हो। एक तरफ एक कुआं है। पानी खारा होने के कारण चौका टहल और नहाने धोने के ही काम में लाया जाता है। खुली जगह होने के कारण पुरवाई के विरामपूर्ण झोंके आ रहे हैं। नीमों पर चिड़ियों की चहक दिन भर सुनाई पड़ती है। मनोहर पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गया। मां भी एक किनारे आकर बैठी। सशंकित दृष्टि से मां को देखता हुआ कुल हाल मनोहर धीरे धीरे बयान कर गया। मां ने कहा, बाहर की बात है, घर के पुरखे यहां हैं नहीं, इसलिए नंदोई जी का कहना ही करना चाहिए। मनोहर ने कहा, अम्मा, बात ये बड़ी पेचीदी जान पड़ती है। हम किसी अधिकार के आदमी हों, हमारे रक्षण के कोई नियम हो, उनका पालन होना जरूरी है। इस बात से इसका विरोध जाहिर होता है। ऐसी ही बात बंबई में गुजरी, जिसके कारण हम लोगों को यहां चला आना पड़ा। किराए के जिस मकान में रहिए, किराया देते रहने पर भी जैसे अपना कोई स्वत्व न हो। पिताजी जहां नौकर हैं, वहां माह माह काम करने और तनख्वाह लेने के अलावा उनकी व्यक्तिगत कोई जिम्मेवारी नहीं। स्वत्वाधिकारी सेठ भी है, जिनके वे नौकर हैं। किराए के मकान में स्वत्वाधिकार जमींदार का है, जिसका वो मकान है। हमारा समाज इस तरह स्वत्वहीन गुलामों का एक समाज हो रहा है। और ये ब्राह्मणत्व, इस पर भी तरह तरह से नीचा देखने की नौबत आती है। अब इतर जन सिर उठाने लगे हैं। हमारी अवमानना समाज की उन्नति का पहला साधन हो रही है। दूसरे, हमारा ब्राह्मणत्व हमारी एक छोटी सी पहचान के सिवा, एक छोटे से दायरे में आ जाने के सिवा कोई ताकत नहीं रखता। दूसरे प्रांतों में हम शूद्रों से भी बदतर समझे जाते हैं। आपको मालूम हो कि मकान मालिक के इतर विचार के कारण हमने सिर उठाया था, जिससे नीचा देखना पड़ा। समाज में उसकी ब्राह्मण के लिए हुई मान्यता उसके पुरोहित के हक में गई थी। हम जैसे ब्राह्मणहीन रहे हो। जाति की आंखों में जातिगत अभिमान नहीं रहा। इस तरह आदमी लगाकर दूसरे का स्वत्व खींचना आदमी का अपमान है, जिससे हमको सिर उठाना पड़ा। तुमको भी कितना नीचा दिखाया जब उसने अपनी जुबान से अपनी ब्राह्मणी लगाकर कहा, हमारे घर में पूजा दान के समय इन्हीं का मान है, तुम्हारा नहीं। तुम कौन हो कौन नहीं, हमें क्या ज्ञान। उस मकान में रहकर बेइज्जती सिर किए रहने से बाज आए, मकान छोड़कर चले आए। यहां वही माजरा है। अब अगर फिर किसी कारण से हमको गांव छोड़कर बंबई जाना पड़ा,
तो हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। माता ने सुन लिया। देखते देखते उनके हृदय की सिंहनी जैसे ऊपर को छलांग मारी। उनका सिर तमाम आदमियों के ऊपर उठ गया। बड़े ही स्नेह तथा गंभीरता के स्वर से उन्होंने कहा, बेटा, मुझको विश्वास है कि तू मेरे दूध की लाज रखेगा और इन कामों की तह तक पहुंचकर इनकी जंजीर तोड़ने के काम आएगा। अभी तो कच्चा बच्चा है। इन तमाम लांछनों को चुपचाप सिर उठाए हुए तैयार होता कि एक वक्त तू इनकी जड़ें काटे। दूसरा कोई चारा नहीं। हम एक मुद्दत से ये कसाले झेल रहे हैं। माँ से बेटे को विरासत में जो बातें मिलती हैं वे हमारे कौम की गर्दन झुका देने वाली हैं। मुसलमानी जमाने से जो अपमान होते आए हैं, बेटे, तू अभी बच्चा है, तुझसे कहने लायक नहीं। सिर्फ तैयार होता जा कि माँ के सपूत का जवाब दे। वे बातें दुधारी तलवार हैं। मत समझ कि तेरी माँ, तेरी बहन एक धर्म के रिश्ता के सिवा और कुछ रखती है। मजबूरी के सिवा मर्दों के हाथों उनके और भी जो अपमान होते हैं वे सैकड़ों बिच्छुओं के डंक मारने से ज्यादा जलन वाले और जहरीले हैं। मर्दों की आंख के नीचे उनके अपमान हुए हैं और मर्दों के हाथ पैर नहीं चले। हम पीढ़ियां लिख रखते हैं। हमारी माँ का कहना था 100 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। ये 43वीं पीढ़ी के बाद हम उसको भगवान को अर्पण कर देते हैं और बाकी पीढ़ियां चलती हुई बांधे रहती हैं। यही कामना दिन रात रहती है कि नारियों का अपमान है। हे भगवान, बदला चुकाओ। सिर्फ बदले की आग धधकती है। मनोहर चुपचाप सुनता रहा। कहा, मां, मैं तुम्हारा योग्य पुत्र होने की कोशिश करूंगा। कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।